जीएस जॉर्नी के करंट अफेयर एपिसोड डेली टॉप 10 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। और हम एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हैं 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। और आज हमारे बीच में जो 10 सवाल हैं उनमें से पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? सबसे पहले तो हम यह देखते हैं कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन होता क्या है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इको लेवल है। इको लेवल कहने का आशय है वह जो पर्यावरणीय दृष्टिकोण के अनुकूल हो और सुरक्षित हो, और दिया जाता है प्रायः समुद्र तट को मरीनाओं को और नौकायान पर्यटक का जो कार्य करते हैं नौकायान पर्यटन का, उनको दिया जाता है। किनको दिया जाता है? समुद्र तट को, मरीनाओं को और नौकायान पर्यटन वालों को दिया जाता है। यह ब्लू फ्लैग दिया जाता है FEE से। यह डेनमार्क की एक संस्था है, डेनमार्क की एक निजी गैर लाभकारी संस्था है। तो यह गैर लाभकारी संस्था के द्वारा दिया जाता है FE, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा भारत के किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? विकल्प आपके लिए है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जिन 5 को ये फ्लैग मिला है, ये प्रमाणन मिला है, प्रमाणन दैट्स की सर्टिफिकेट मिला है, वो पहला है श्रीवर्धन, दूसरा है नागांव, तीसरा है परनाका, चौथा है गुहानगर और 5वां है लाडघर। श्रीवर्धन और नागांव है रायगढ़ में, पालघर में परनाका है और रत्नागिरी में पड़ता है गुहागर और लाडघर। अब अगला सवाल यानी आज का दूसरा सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर आया, उससे पहले हम देखते हैं महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कुछ और जानकारी देखते हैं जिसके कारण महाराष्ट्र अभी हाल में चर्चा में रहा है। तो महाराष्ट्र और स्पेन ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया है। पिछले वीडियो में इसका जिक्र हमने आपसे किया था। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया और जनरल श्री चंद्रशेखर, ध्यान में रखेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ध्यान में रखना है, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ हाल ही में किसने लिया है? जनरल श्री चंद्रशेखर ने लिया है। तो ये महाराष्ट्र से जुड़ी बातें थी। और अब अगला सवाल हमारे लिए है, दूसरा सवाल आज के लिए आज का, किस देश के राष्ट्रपति यू खुरेलसुख भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? सूडान, इंडोनेशिया, वियतनाम और मंगोलिया। सही आंसर इसका है मंगोलिया के हैं यू खुरेलसुख, जो अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। एक नज़र मंगोलिया से ऊपर डालते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है और इसकी करेंसी मंगोलियन टुग्रिक है। वहीं प्रेसिडेंस मंगोलियन टुग्रिक है और इसके राष्ट्रपति हैं उखागिन खुरेलसुख, जो अभी यात्रा पर थे। यू खुरेलसुख का पूरा नाम हो गया उखागिन खुरेलसुख। तो ये अभी हमारे देश की आधिकारिक यात्रा पर थे। अगला क्वेश्चन है, फिल्म फेयर 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया है? जैसा कि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में 70वां फिल्म फेयर संपन्न हुआ है और आपको बताना है कि वर्ष 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इनमें से किसको मिला है? दीपिका पादुकोण, कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट और कृति सेनन। और सही आंसर इसका आलिया भट्ट को मिला है 70वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। एक नज़र हम डालते हैं 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स पर। तो 70वां फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन किया गया है अहमदाबाद में। 11 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया और इसमें जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है आप देख सकते हैं, लापता लेडीज। यानी पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन बना है फिल्म फेयर
2025 में यानी फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो मिला है वह लापता लेडी का। वहीं लापता लेडी के डायरेक्टर को, निर्देशक किरण राव को मिला है बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट एक्टर की बात जब हम करेंगे तो बेस्ट एक्टर है कार्तिक आर्यन चांदू चैंपियन के और अभिषेक बच्चन आई वेट टू टॉक। तो ध्यान में रखना है, दो व्यक्ति को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। दो अभिनेता कौन कौन है जिनको कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो कार्तिक आर्यन है चांदू चैंपियन से, वही अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक से। बेस्ट एक्ट्रेस जिसकी चर्चा अभी हमने किया, आलिया भट्ट को मिला है जिगरा से, यानी जिस फिल्म के लिए आलिया भट्ट को चुना गया है वो जिगरा है। तो फिल्म फेयर का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इस बार का लाइफ टाइम यानी जीवन पर्यंत आपकी जो उपलब्धि है, इसके लिए जो फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में गया है जिन्नत अमान को, अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री जिन्नत अमान को, और वहीं बहुत प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल, बंगाली फिल्मों के साथ साथ कई हिंदी फिल्मों के लिए भी इन्होंने निर्देशन का कार्य किया। प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल को गया है फिल्म फेयर का जो इस वर्ष 2025 का जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार होता है। तो ये 70वें फिल्म फेयर पुरस्कार की सूची थी, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जुड़े कई सवाल आपके एग्जाम में हो सकते हैं। राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राइट टू डिस्कनेक्ट शब्द का आशय समझते हैं। राइट मतलब अधिकार। यह निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मियों के लिए है, जहां आजकल एक प्रचलन हो गया है कि ऑफिस से काम करने के बाद भी जब वो घर में आते हैं तो ऑनलाइन मीटिंग या उनको फ़ोन कॉल करना या फिर उनको मैसेज करके अपना रिप्लाई देना। तो इससे यह हुआ है, यह अधिकार देता है कि आप ज़रूरी नहीं है, आप अगर ऐसा आपको लगता है कि आपका मन स्थिति उसमें भाग लेने की नहीं है तो आप उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, अर्थात कि उस ऑनलाइन मीटिंग या कहने का अभिप्राय है कि ऑफिस के कार्य के बाद का जो कार्य कंपनी के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा आपको थोपा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो आप उसे अपनी इच्छा पर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यह विधेयक इसलिए लाया गया है ताकि जीवन यानी निजी जीवन और काम के बीच में संतुलन स्थापित किया जा सके, शांति से व्यक्ति जी सके, तनाव कम किया जा सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। सबसे पहले इस प्रकार का विधेयक लाने वाला जो देश था वह फ्रांस था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइट टू डिस्कनेक्ट की सबसे पहली बात कब हुई? फ्रांस में। भारत में 2018 में लोकसभा में एक प्रस्ताव एक सांसद के द्वारा लाया गया, लेकिन वह अभी प्रभावी नहीं हुआ है। परंतु इसमें से आपको बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन हो गया है जो इस अधिकार को देगा। तो राइट टू डिस्कनेक्ट हम समझ गए होंगे, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, और इसका सही आंसर है केरला। यानी केरल ने अपने राज्य में ऐसा दिया है कि अगर कोई निजी सेवा में कार्य कर रहे हैं और उनको अगर इस प्रकार से अगर उनके कार्य अवधि के बाद अगर किसी तरीके के ऑनलाइन मीटिंग या फिर इस प्रकार से जो भी है जिससे कि उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है तो उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और हमने कहा कि पहला देश कौन था? फ्रांस। एक नज़र डालते हैं 2018। जैसा कि हमने कहा कि 2018 में यह लोकसभा में यह विधेयक आया था, लेकिन वह चर्चा मतलब वह पारित नहीं हो पाया है। विधेयक नहीं बल्कि एक संसद सदस्य ने इसकी चर्चा की थी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। अगला सवाल है हमारे लिए, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन रेडी, रिलीवेंट एंड डिसजेंट, देखिए क्या है, रेडी, रिलीवेंट एंड डिसजेंट 11 का विमोचन किया गया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, अमरप्रीत सिंह, जनरल अनिल चौहान, विवेक कुमार चौधरी, और सही आंसर है जनरल अनिल चौहान। टी.एन. खोसू ने अपनी पुस्तक महात्मा गांधी और पर्यावरण यानी पुस्तक की चर्चा हुई है, तो थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी और पर्यावरण पुस्तक गांधीवादी पर्यावरणीय विचारों का विश्लेषण है, जिसे लिखा है टी.एन. खोसू ने। वहीं हरिंदर बाबीजा की संस्मरणात्मक पुस्तक है
दे विल शूट यू, दे विल शूट यू मैडम, दे विल शूट यू मैडम हरिंदर वावेजा की संस्मरणात्मक पुस्तक है। संस्मरणात्मक कहने का अभिप्राय होता है आपकी संस्मरण पर, स्मरण पर जो आपके जीवन में होता है उस पर जो आप पुस्तक लिखते हैं वह कहलाता है संस्मरणात्मक। इसका विमोचन अभी हाल ही में हुआ है। 7वां सवाल हमारे सामने है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? HDFC, ICICI, DBS बैंक और सिटी बैंक। और सही आंसर है इसका DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, जिसका कि मुख्यालय सिंगापुर में ही है और 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। अभी हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा इस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। किसने घोषित किया? तो ग्लोबल फाइनेंस द्वारा। किस बैंक को? तो DBS यानी डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था द डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, लेकिन अब उसे शॉर्टकट DBS कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर कहते हैं। मतलब बैंक से जुड़ी कुछ जानकारी है। PNB ने, पंजाब नेशनल बैंक ने नई दिल्ली में पहली स्टार्टअप केंद्रित शाखा खोली है। RBI ने R गांधी को फिर से येस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और वहीं SBI ने येस बैंक में 13.18% हिस्सेदारी जापान की एसएमबीसी को बेची है। तो अपनी इस बैंक में 13.18% जो SBI की हिस्सेदारी है उसको जापान के SMBC को बेच दी गई है। अगला सवाल आपके लिए है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस स्थान पर स्थान परीक्षण और मैसूर, हुगली, बेंगलुरु और मेथागल, सही आंसर है इसका मेथागल। और अगला सवाल हमारे लिए है, हाल ही में किसे IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन, मिथुन मनहास और डैन कैट्स, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका डैन कैट्स। ऋषि सुनक कभी देखे होंगे, जिक्र हमने पीछे किया था, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं कौन? ऋषि सुनक। वहीं शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का MD, मैनेजिंग डायरेक्टर सह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अष्टरा हिंद 2025 सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हो रहा है? ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलिया और पहले तो ध्यान में रखना, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो है अष्टरा हिंद, नाम से ही देखिए अष्टरा यानी ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी हिंद के बीच, भारत के बीच 2025 सैन्य अभ्यास शुरू का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा है। यह आयोजन अभी चल रहा है, 13 से 26 अक्टूबर तक पर्थ में आयोजित होगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। 2022 में पहली बार जब इसका आयोजन हुआ था तो राजस्थान में किया गया, यानी पहला इसका आरंभ हुआ था 2022 से, और अभी 2025 में यानी 22 के बाद जो ये 25 के बीच में हो रहा है, ये चौथा अभियान है। चलिए, 22, 23, 24 और 25 ये थे आज के हमारे 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।